Hello everybody and welcome to RN Talks platform once again. और आज हम आए हैं डॉक्टर कविता प्रभा को लेके यहाँ पे, कविता सिंह प्रभा टू बी करेक्ट. एंड वो एक मेंटर हैं, माने शिक्षिका हैं, कवित्री हैं, लेखिका हैं, संपादिका हैं और कविता प्रभा काव्य समूह की संस्थापिका भी हैं. आपको लग रहा होगा मैं आज इतनी हिंदी क्यों बोल रही हूँ. फॉर अ वेरी वैलिड रीजन. जो हमारे साथ आज जुड़ रही हैं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा, वो एक ऐसी लेडी हैं जो कि पूरी तरीके से कर्मवीरा बनी हुई है हमारी हिंदी भाषा को आगे ले जाने के लिए. एंड ये नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती या वो इंग्लिश में वीक है, ऐसा कुछ नहीं है. बट सब कुछ होते हुए भी शी इज एन एयरफोर्स ऑफिसर्स वाइफ एंड शी वांट्स कि हमारी, उनको लगता है, जो कि मैं सही बोल रही हूँ, मैंने आई ऑल्सो नो, हमारी हिंदी भाषा को हम इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हमारे लाइफ में. हम ज्यादातर इम्पोर्टेंस इंग्लिश को देते हैं या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को देते हैं. जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो कायदे से हर एक इंसान को इंग्लिश आने से पहले हिंदी तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन लेवल तक आनी चाहिए. इसी बात को आगे बढ़ा रही है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा. तो आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे वो किस किस तरीके से हिंदी को आगे लेके जा रही हैं और क्या क्या कर रही हैं. वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर कविता. एंड आपके साथ मिलके बहुत खुशी हुई और ये जान के आज मुझे हिंदी बोलनी पड़ रही है. मैंने आपका इंट्रोडक्शन शुरू में थोड़ा इंग्लिश घुसाने की कोशिश की, बट आई स्पोक एवरीथिंग इन हिंदी बिकॉज इट जस्टिफाइज आपका प्लेटफॉर्म. पर मैं ना आपकी जितनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मैं थोड़ा बिल्कुल हो जाऊंगी. बट आप लगे रहिएगा बिकॉज आप हिंदी को आगे लेके जा रहे हैं एंड बहुत काम किया है आपने हिंदी क्षेत्र में, हिंदी के लिए. एक तो शुरुआत करते हैं पहले तो, बिकॉज आप एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ है. आई अमेंड माई सेल्फ, मैंने लास्ट मीटिंग में आर्मी ऑफिसर बोला था, विच आई अज्यूम एंड प्रिज्यूम, जो कि नहीं करना चाहिए था, बट आई अज्यूम सिंस हम सब ऑफिसर्स वाइफ है, सो शी बिलोंग्स टू द आर्मी फ्रेटर्निटी. बट नो, शी इज अ एयरफोर्स ऑफिसर्स वाइफ. एंड आप एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ बनने के बाद मेंटरिंग में आई, माने शिक्षिका बनी, कि उससे पहले से आप शिक्षिका है? जी नमस्कार रंजिता जी, आरएन टॉक्स को नमन, आपके मंच को नमन, आपको नमन. और बहुत सुंदर आपने मेरा परिचय दिया और बहुत शुद्ध और अच्छी हिंदी बोली है आपने. और मैं ये कहती हूँ कि शुद्ध हिंदी क्या है, बोल चाल की भाषा ही आप बोलिए. कोई जरूरत नहीं है कठिन शब्दों का प्रयोग करने की. हिंदी का जो भय है ना, वही तो हटाना है हमें अपनी नई पीढ़ी के दिमाग से. तो वैसी भाषा बोलिए जो सबको समझ में आए. हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसने हर भाषा के शब्दों को ग्रहण किया है. आप अगर हिंदी भाषा देखेंगे तो उसमें जापानी, उसमें फ्रांसीसी, उसमें इंग्लिश तो है ही, उर्दू, अरबी, हर एक भाषा के शब्द शामिल हुए हैं. और बहुत सम्मान के साथ हिंदी भाषा सब भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करती है. और इसी कारण से हिंदी का शब्दकोश विश्व का सबसे बड़ा भाषिक शब्दकोश है. तो मैं अपने छात्रों से भी और सभी से बहुत ही बोलचाल की भाषा में बात करती हूँ. और आज भी मैं बोलचाल की भाषा ही बोलूंगी, क्योंकि हिंदी हमारी बोलचाल की भाषा भी है. तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ. बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके मंच को कि आपने मुझे कर्मवीर की उपाधि के लिए चुना. ये बहुत बड़े सम्मान की बात है मेरे लिए. और ये जो पुरस्कार होते हैं ना, ये हम जैसे जिसके रचनाकारों के लिए, शिक्षिकाओं के लिए, या कहिए कि जो कुछ नया करना चाहते हैं उनके लिए एक तरह से वो है कि एक नई सांस प्रोत्साहन है. है. नई सांस है कि हमारे अंदर वो ऊर्जा भर देती है और हम फिर से और ज्यादा और अधिक मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा. और मैं शिक्षिका हूँ. सबसे पहले तो जब मैंने शादी से पहले ही मैं पीएचडी कर रही थी. और पीएचडी का जो मेरा सब्जेक्ट है वो टिश्यू कल्चर है, साइंस का है.
और उसमें मैंने पेपर पब्लिश भी किए हैं, सेमिनार्स भी किए। लेकिन फिर मेरी शादी जो है वो एयरफोर्स ऑफिसर से फिक्स हो गई। तो मेरे जो मेंटोर थे, जो गाइड थे, प्रोफेसर, उन्होंने ही कहा कि कविता, अगर आप एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ बन रही हो, पत्नी बन रही हो, तो आपकी पोस्टिंग जो है बहुत छोटी छोटी जगह भी होंगी, वहां पे कॉलेज नहीं होंगे, तो क्या करोगी? तो इस बारे में सोचो। तो आप मानेंगे, मैंने पीएचडी पूरी करने के बाद फिर बीएड किया, क्योंकि मुझे बनना तो शिक्षिका ही था। चाहे मैं कॉलेज में बनती, विज्ञान की बनती, अब मैं हिंदी की बन गई हूँ, पर मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। चाहे विज्ञान की शिक्षिका होती या मैं हिंदी की हूँ, पढ़ाना मुझे बच्चों को ही था। बड़े बच्चों को ना पढ़ा के अब मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैंने नर्सरी से लेकर नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चों को पढ़ाया है। जब जहां जो अवसर मिला, मैंने उसे बिल्कुल अपने, जैसे कहते हैं ना, सम्मान के साथ ग्रहण किया। कई बार ऐसी जगह भी शिक्षिका बनी जहां कोई हमें पे नहीं मिलती थी, पर हम प्राउडली, जैसे गर्व के साथ, थे तो शिक्षिका। तो ये कभी नहीं सोचा कि छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, छोटे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना है, और वो आज भी पढ़ा रही हूँ और पढ़ाती रहूंगी। एक कहते हैं ना कि इंग्लिश में कहते हैं ना, वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। ऑलवेज माने टीचर। अगर आपके खून में पढ़ाना आ गया ना, तो आप बच्चों तो छोड़ो, हम मैं कहती हूँ अपने घर वालों को भी हम पढ़ाते पढ़ाते हैं, रहते हैं। बिल्कुल। और कई बार अ, ऐसा होता था, बिकॉज आपके जैसे मैं भी आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, पर मैंने बीएड बहुत बाद में की। मैंने पहले डीईसी करा, बिकॉज मेरे को लगा मेरी बेटी स्कूल नहीं जा रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी वहां पे। देन वो स्कूल जाने से ही मना कर दिया था, सो वो जाए तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा अप किया था, एंड एजुकेशन फील्ड में आई थी। नहीं तो मैं तो ग्राफिक डिजाइनर थी। फिर बिल्कुल। एजुकेशन में आई, एजुकेशन में गई, और जब मैं वहां पे जाने लगी तो वही एलकेजी यूकेजी से मैंने शुरू करा। फिर धीरे 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 फिर मेरे को लगा अच्छा बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े क्लासेस की तरफ जाना है। फिर मैंने अपनी बीएड की, फिर मैंने अपनी एमए की। तो माने मेरे बच्चे एग्जाम दे रहे होते थे और मैं भी एग्जाम दे रही होती थी, तो हम लोग इस तरीके से चल रहे होते थे। बट जैसे आपने बोला ना छोटे बच्चे और बड़े बच्चे, तो आपके जैसे मैंने भी बिल्कुल टिने मिने को पढ़ाया है, पर मैं ग्रेजुएशन तक नहीं गई, मैं 10th तक गई हूँ। जहां तक मेरी टीचिंग की वो रही एक्सपीरियंस, मैंने बड़े भी पढ़ाए हैं, छोटे भी पढ़ाए हैं। चैलेंजेस दोनों अलग है। बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। बच्चे हैं वो सीखे सिखाए होते हैं, और छोटे जो होते हैं ना, हर रोज मेरे को लगता है एक नया दिन। बड़ों के साथ रोज नए बिल्कुल, दिन की एक फील नहीं आती मुझे, बल्कि जबकि छोटों को पढ़ाने में ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, आपको आनंद मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आप उनकी, मेरा मानना है, और ये कोट भी है, सुविचार है, कि जो बच्चे का जो मस्तिष्क है, वो एक स्लेट है, जो आप लिखेंगे वो लिख जाएगा। तो छोटे बच्चों को आप जो पढ़ाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, प्यार से समझा सकते हैं। लेकिन बड़ों के साथ आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होता है, उनकी उनके भावों को ग्रहण करने के लिए, ना कि अपने देने के लिए। हाँ। उनके भावों को ग्रहण करना ज़्यादा आवश्यक होता है बड़े बच्चों के साथ। छोटों के साथ आप अपने भाव उनको देते हैं, उनको अपने, जो कहते हैं ना, नियम, कानून, सब कुछ जो आप सिखाते हैं वो सीख जाते हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं वो हर चीज़ का क्यों पूछते हैं। क्वेश्चन, उनका पहला प्रश्न होता है क्यों मैम, क्यों? ऐसे क्यों होता है? तो उनका अलग है, और छोटे बच्चों का ही अलग हो जाता है, काफी अलग तो हो मैं जाता है। दोनों में रही हूँ, और मेरे को लास्ट लास्ट में फिर मैं वॉलंटरी करके मैंने कहा मुझे छोटे में भेज दो, मैं थक गई बड़े बच्चों के साथ। बिकॉज एक वो जो होता है ना अगले दिन यार उठो और भागो, वो मेरे को थोड़ा मिस होने लगा था। बिकॉज छोटे बच्चों में क्या होता है ना, हर रोज एक नई कहानी। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े बच्चों के साथ ये नहीं होता, हर रोज एक चैलेंज हम्म। होता है। यस, वो चैलेंज आपका क्या होता है, कोर्स रिलेटेड होता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड होता है, मार्क्स रिलेटेड होता है, ठीक है ना। कई बार स्ट्रेस रिलेटेड होता है, आप बच्चों को काउंसलिंग करते हो। बट छोटे बच्चों के साथ जो है ना, मजा ज्यादा आता है। बिल्कुल। दे कीप यू यंग। मेरे को ये लगता है छोटे बच्चे पढ़ा के ना मैं खुद भी बच्चा बन जाती हूँ, और मैं यंग फील करती हूँ। अच्छा, और हमारे स्कूल में मैंने हमेशा देखा जो सीनियर स्कूल की टीचर्स थी ना, हमेशा रहती हाँ, थी, ये और जो है ना, जूनियर स्कूल ये की जो टीचर्स है ये जो है, ये यहाँ। मैंने ब्रेक किया। ये हाँ। मैंने इसको, ये जो हम अपने चारों ओर एक दीवार सी बनाकर चलते हैं ना, हाँ। उसको मैंने तोड़ा।
और हिंदी को मैंने सरल करके पढ़ाया है हमेशा, कभी मैंने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। बच्चों को ये फ़ील नहीं होने दिया कभी भी कि भई आपको हिंदी नहीं आती या हिंदी बहुत कठिन है। क्योंकि अगर आपने मुँह खोला और ऐसे शब्द बोल दिए जो बच्चे को पता ही नहीं है, तो वो पहले ही डर जाएगा। तो बहुत ये सही बोला। मुझे भगवान की कृपा रही है कि जहाँ-जहाँ मैंने पढ़ाया है हिंदी, रंजीता जी, मैं प्राउडली गर्व से आपके इस मंच पर कह सकती हूँ, मेरे बच्चे बच्चे ही नहीं, उनके माता-पिता भी मुझे आज तक नहीं भूलते। वो उनके मुझे मैसेज आते रहते हैं, हर जगह मैं जुड़ी हुई हूँ। बागडोगरा से लेकर चंडीगढ़ गई, दिल्ली, कोयंबटूर, जहाँ-जहाँ गई हूँ, आप अगर वहाँ जाएँगे और कभी आप उनको कहेंगे, "कविता जी, आपके यहाँ थी कभी?" मैं गर्व से कह सकती हूँ, वो कहेंगे, "हाँ, हम जानते हैं और बहुत अच्छी अध्यापिका थी।" ये शब्द आपको सुनने को ज़रूर मिलेंगे। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, पर मैं इतना ही जुड़ती हूँ अपने बच्चों से भी और उनके माता-पिता से। कोयंबटूर में जब हिंदी पढ़ाई मैंने, तो वहाँ तो हिंदी लिख लेते थे, वो समझ लेते, लेकिन बोल नहीं पाते थे। मैं थिएटर में बहुत रही हूँ। मुझे एक्टिंग का मैं यही और क्वेश्चन डांस आपसे का बहुत पूछने वाली शौक है, थी कि आपने बहुत कविताएं शौक है। करी है, गजल, नज्म, गीत, नाटक, नुक्कड़ नाटक, थिएटर, तो वो सारा कैसे इसके साथ जोड़ा आपने? ये वो मेरा शुरू अगला से क्वेश्चन होने वाला था आपसे। वो मेरा शौक था, क्योंकि मुझे डांस करना, एक्टिंग करना बचपन से ही पसंद था। जैसे हम करते थे, स्कूल में करते हैं उस तरह से। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, आज तक पसंद है। आप अगर म्यूज़िक लगा देंगे तो मैं 3 घंटे भी डांस कर सकती हूँ। तो मुझे इतना पसंद है। और एक्टिंग और जिसे कहते हैं थिएटर करना भी शुरू से ही बहुत पसंद था। तो मैंने उनको, जब मुझे लगता है कि बच्चे को कोई पोएट्री नहीं समझ आ रही, तो मैं उसको इनैक्टमेंट के साथ यानी थिएटर के साथ जोड़ देती थी। और मैंने वहाँ पर जिसे कहते हैं ना पौराणिक एक प्ले कराया था एनुअल डे में। आप सोच सकते हैं कोयंबटूर में जहाँ पे हिंदी में प्ले नहीं होता था, बाकी सारे जो डांस वगैरह, जो नृत्य वगैरह सब होते थे, लेकिन कोई प्ले नहीं होता। मैंने पहली बार वहाँ पर प्ले कराया, वो भी 15 मिनट का प्ले था। और आप विश्वास कीजिए, वहाँ पे कोयंबटूर में ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा परिवार आता है एनुअल डे में, यानी कि दादा-दादी, नाना-नानी जो भी रिलेटिव होंगे ना, पूरा परिवार आता है। वहाँ बैठने की नहीं जगह होती थी, खड़े रहेंगे लेकिन वो सब पूरा परिवार आएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे आज तक वो मंज़र जो है वो याद है कि दादा-दादी और नाना-नानी वो हिंदी नहीं बोल सकते थे, वो ना समझ सकते थे, लेकिन उन्हें हाथ जोड़ के मुझे मिले वो आके। कि उन्हें इतना अच्छा लगा कि उनके बच्चे हिंदी में, वो भी माइथोलॉजिकल, यानी ऐसा नाटक कर रहे हैं जिसमें ईश्वर हैं कैरेक्टर। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और वहाँ से जिसे कहते हैं ना कि एक मेरी नई जिसे कहते हैं शुरुआत हुई कि बच्चों को हिंदी बोलना सिखाना है तो थिएटर से जोड़ दो। तो इस तरह से थिएटर शुरू हुआ और उसके बाद तो कभी नहीं रुका। और आपको मैं बताना चाहूँगी, जो मेरा चैनल है, जो मैंने सबसे पहले शुरू किया था, वो मैंने अपने 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए किया था और रैप से शुरू किया था। ओके, कौन सा हाँ, यूट्यूब चैनल जो है आपका? यूट्यूब चैनल जो मेरा अपना पोएट्री का है, जिसमें हाँ, कविताएँ हाँ, मैं हाँ। अपनी अपनी ही कविताएँ पोस्ट करती थी। तो सबसे पहले मैंने रैप से शुरू किया था, क्योंकि मैंने फिर, जैसे मैंने कहा ना, मैं बोलचाल की भाषा में विश्वास रखती हूँ, उसी तरह मैंने सोचा कि बच्चों को पोएट्री पसंद नहीं है, कविताएँ हिंदी की तो बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें कठिन लगती हैं। तो रैप भी तो कविता ही है, नए ज़माने की कविता है। उसकी स्पीड ठीक है, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि उसमें वो शब्द डालो जो बाकी रैपर्स डाल रहे हैं, पर आप एक कविता को बड़े आसानी से रैप कर सकते हो, उसको रैप का रूप दे सकते हो। तो मैंने आपकी एक सेकंड मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपके जी, 2 यूट्यूब चैनल है, एक है जी, कविता प्रभा और एक है साहित्य प्रभा। तो ये साहित्य जो प्रभा, जी हाँ। हिंदी रैप वाला है, ये बच्चे कौन से वाले में देख सकते हैं? रैप जो है मेरे जो मेरा कविता का ग्रुप है, कविता का जो चैनल है कविता वो प्रभा, है कविता प्रभा। राइट। हाँ, क्योंकि अभी आजकल थोड़ा कम उसका प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि उसपे कविता प्रभा उस मंच पे ज़्यादा मैं समय दे रही हूँ, क्योंकि वो बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर से आने वाली हूँ, और जो नव प्रभा है उसमें हिंदी के लेसन्स डालती हूँ, पाठ कुछ जो मेरे जो विद्यार्थी मुझसे कहते हैं कि मैम इस टॉपिक पे आप कुछ पोस्ट कीजिए, तो वो करती हूँ। कहानियाँ उसमें मैं सुनाती हूँ सबको।
उसमें मैंने प्रेरक प्रसंग, जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं उनके प्रेरक प्रसंग, सुविचार, बच्चों की छोटी-छोटी कहानियाँ, पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियाँ उसमें सुनाई हैं मैंने, और बहुत सारे चीज़ें अलग-अलग जो बच्चों को पसंद है वो उसमें मैंने पोस्ट की है। तो ये आगे अब उसे बढ़ाना है धीरे-धीरे। तो बस हिंदी से जुड़ी तो मैं जुड़ती चली गई, और अब मुझे तो जैसे कहते हैं ना, मेरे अ अंग-अंग में वो जिसके ना हिंदी ही बस गई, और अब हिंदी के बारे में ही मैं सोचती हूँ। अभी पिछले दिनों एक शोध पत्र लिखा मैंने हिंदी में, और उसको एक गोष्ठी में संगोष्ठी हुई थी, एक सेमिनार, उसमें भी मैंने भाग लिया, और उसमें मैंने अपना प्रपत्र पढ़ा। उसमें यही लिखा है, मैंने बताया कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो सोच लीजिए कि कितना महत्व है आज के समय में हिंदी का, और इसका कारण आप जानना चाहेंगे कि क्यों है? ये इसलिए नहीं है कि हमारे साहित्य के कारण हिंदी बढ़ रही है, हमारे व्यवसाय के कारण हिंदी बढ़ रही है। और सबसे बड़ा विज्ञापन का वो है। विज्ञापन एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मीडिया हो। हिंदी में सब विज्ञापन करना चाहते हैं, हर कंपनी विज्ञापन कर रही है, वो हिंदी में कर रही है। तो हिंदी का जो मार्केट वैल्यू है, बाजार है कि पूरा विश्व जो है हिंदी पढ़ रहा है, समझ रहा है। 180 देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, और सिर्फ हमें शर्म आती है हिंदी बोलने में। शर्म भी नहीं आती, ये एक्सेप्ट करने में शर्म आती है कि अरे हिंदी बोलना हमें हमें नहीं आती, हमें कठिन। कैसे कह सकते हैं हम कि हिंदी कठिन? कैसे कह सकते हैं? हिंदुस्तानी कैसे कह सकते हैं? अगर यही बात आप सबके सामने बाहर विदेश में कहेंगे कि हिंदी कठिन है, तो वो शायद हम पे हँसेंगे। बहुत सही कहा। माने मैंने हिंदी लास्ट पढ़ी थी 10th में, ठीक है ना? क्लास 10th के बाद 11th 12th तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों ऑप्ट किया था। जी, जी। फिर जब मैं बीए में गई तो मेरे को एक या इंग्लिश तो लेनी थी और हिंदी भी लेनी थी, तो फिर दोबारा हिंदी के साथ जुड़ी। फिर जब बीए कंप्लीट कर लिया तो हिंदी की जरूरत महसूस नहीं हुई, तो हिंदी पढ़ी नहीं। देन जैसे मैंने बताया मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर, और आपको भी जैसे बोला था ना कि कॉलेजेस तो मिलेंगे नहीं, स्कूल्स मिलेंगे, तो स्कूल्स में आ गए। तो मेरा ये था कि मेरे को तो ग्राफिक डिजाइनर थी, एड एजेंसीज वगैरह छोटी छोटी जगहों पे कहाँ होते हैं हम लोग, तो मैंने ऐसे दूर दराज एरियाज में पोस्ट होते हैं जहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो मैं भी स्कूल में लग गई। तो स्कूल में फिर मेरे को दोबारा एज अ हिंदी, जैसे होता है ना प्राइमरी में, तो आपको पता मदर टीचर कॉन्सेप्ट आपको सभी पढ़ाना पड़ता है, हिंदी भी पढ़ाना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, सो वहां पे मैंने बोला ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा लूंगी, हिंदी पढ़ा लूंगी, साइंस पढ़ा लूंगी, मैथ्स मत देना, नहीं तो मैं स्कूल छोड़ के भाग जाऊंगी। ये होता है, ये होता और है। आज और भी बिल्कुल। मैथ्स मेरा वाटर हुआ, बट देन मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं नहीं, पैदल अच्छी हिंदी है, ये मत बोलिए कि रेलगाड़ी है, अच्छी बट नहीं है, चलता आपको है। आती है, बहुत अच्छी आती है। ये है कि वो हम क्योंकि प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस नहीं है, हाँ, मैं वरना पढ़ती नहीं हूँ ना अगर इतना, हाँ, तो प्रैक्टिस मेरे नहीं को ये होती। लगता है जैसे आप बता रहे हैं ना कठिन कैसे हो सकती है, इट इज जस्ट कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। मुझे प्रैक्टिस नहीं, आती है बस, पढ़नी, बस। बट क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश टेक्स्ट रखोगे तो फटाफट पढ़ लूंगी, हिंदी जी। रखोगे तो मेरी स्पीड आधी हो जाएगी। हाँ, पर उसका ये नहीं कारण कि है ना मैम, मुझे क्योंकि हम आती नहीं है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं और एक ही बुक पढ़ते हैं हिंदी की, जब होती है ना स्कूल में, तब भी यही होता है। और अभी यही जो नई शिक्षा नीति आई है, उसका यही फायदा है कि उसमें यह है कि मदर टंग में पढ़ाया जाए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे कोई और अन्य भाषा हो। उससे क्या है कि एक तो बच्चा अपनी संस्कृति से जुड़ा रहेगा, साथ में वो ज्यादा सीखेगा। और अब फ्यूचर में ये आप मानिए कि आगे भी जो बड़ी क्लासेस हैं, जिसको आप कहते हैं एमए, बीए और इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब भी मदर टंग में आने वाली हैं, ये नई शिक्षा नीति के तहत। और आपको मैं एक सर्वे बताऊंगी, जो ये वर्ल्ड की डेटाबेस कंपनी है जो ये डेटा देती है, एथनोलॉग वर्ल्ड डेटाबेस है, जिसने बताया है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, मतलब पहली 20 भाषाओं में भारत की 6 भाषा शामिल की गई हैं। सोचिए, प्राउड की बात है ये। जबकि हम उन भाषाओं में पढ़ नहीं रहे हैं, तब भी वे इतनी पॉपुलर हैं। और मैं उनका नाम लेना चाहूंगी कि पहले नंबर पे तो आपको पता ही है, अंग्रेजी है, फिर चीनी है, उसके बाद
थर्ड पे यानी तीसरे स्थान पर हिंदी आती है, फिर बंगाली भाषा है 7वें पे, उर्दू भाषा 10वें पे, मराठी भाषा 15वें, तेलुगु भाषा 16वें और तमिल भाषा 18वें पे। तो अब ये शिक्षा नीति आई है और जब बदलाव आएगा तो और भी भाषाएं आगे आएंगी। तो हमें अपनी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। तो शायद यही विश्व भी चाहता है, क्योंकि उनको हम में व्यवसाय दिखता है, बाजार दिखता है, और हमें सबके ऊपर छाना है, विश्व गुरु बनना है, विश्व भाषा बनना है, अपनी हिंदी को बनाना है। और तो अब आपसे ये तो जी बहुत ही नेक ख्याल है, पर यहाँ से मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहती हूँ। जी आपका तो एक काव्य संग्रह भी आने वाला है। काव्य संग्रह मीन्स एंथोलॉजी, जो नहीं जानते हैं। मैं ठीक बोल रही हूँ ना? काव्य संग्रह इज एंथोलॉजी, साझा साझा काव्य, साझा। साझा काव्य। सो आपका एकल काव्य संग्रह आ रहा है, एंड दूसरा आपका काव्य समूह है कविता प्रभा, जो कि फेसबुक पे है। तो जी थोड़ा दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए मेरे को। जी जी मैं बताती हूँ आपको कि जो हमारा काव्य समूह है उसका नाम है कविता प्रभा। और मेरा जो कहते हैं ना, एक सुविचार, स्लोगन, लोगो जो भी कहें, मुस्कान जिंदगी की। मेरा हमेशा से मानना है, जो भी करो मुस्कुरा के करो, क्योंकि दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन आप मत, दूसरे को दुख मत बढ़ाइए, आप मुस्कुराइए, ताकि सामने से भी आपको मुस्कुराहट ही वापस मिले। तो ये मेरा सुविचार है। और एक मेरा काव्य संग्रह, एक कल्याणी, मेरा ही सोलो जिसे कहते हैं आप, वो आ चुका है, कविता प्रभा मुस्कान जिंदगी की, उसका नाम मैंने रखा पहला। दूसरा अभी आने वाला है, मार्च के अंत तक आ जाएगा। और हमने कविता प्रभा जो हमारा काव्य समूह है, उसका हम एक पहला साझा संग्रह लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है दिशाएं जिंदगी की। और लगभग उसमें 50 से ज्यादा रचनाकारों ने अपनी कविताएं लिखी हैं, और बहुत ही उम्दा, जिसको हम मानते हैं ना, साहित्य, हिंदी साहित्य के स्तंभ, ऐसे रचनाकार उस जुड़े हैं। तो मैं तो जिसे कहते हैं ना, माँ शारदे को धन्यवाद देती हूँ कि उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, कि जो आपने मुझे कर्मवीर की उपाधि दे दी, और उन्होंने मुझे मेरे संकलन को, पहले संकलन को इतना सम्मान दिया कि उन्होंने उसमें रचनाएं अपनी भेजी हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत कर रहे हैं, और हमारे कविता प्रभा का जो ध्येय है, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम जिसे कहते हैं सिर्फ कविताएं करेंगे और हंसेंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमने अपने कविता प्रभा को संपूर्ण साक्षरता अभियान से भी हम जोड़ रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, मैं शिक्षिका हूँ, बच्चों के बारे में सोचती हूँ और सोचती भी रहूंगी। तो हम जो बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं, या हमारा जो एक कोशिश संस्था है, उससे हम जुड़े हुए हैं। उनका एक कंप्यूटर सेंटर है जो ईडब्ल्यूएस बच्चों को कंप्यूटर कोर्सेज कराता है, क्योंकि आपको पता है आजकल अगर कहीं भी आपको जाना है, आपको कंप्यूटर क्वालिफाइड होना चाहिए। स्कूल में हालांकि सिखाते हैं, लेकिन होता है ना, एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है बच्चों को। हम्म। तो वहाँ जो बच्चे फीस नहीं दे पाएंगे, हमारी उनसे बात हुई है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये हमने जोड़ा है कि जितना ज्यादा, जैसे कहते हैं, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने यही रखा है, 2 पंक्तियां हमने जो अपना स्लोगन दिया है इस अभियान को, पूर्ण साक्षरता ध्येय हमारा, हर बच्चा हो पढ़ा हमारा, हर बच्चा हो पढ़ा हमारा। तो हम इस ओर प्रयास करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कविता जी कि आप एक एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ है, राइट? आपने शादी से पहले आपने पीएचडी की थी, फिर शादी के बाद एयरफोर्स ऑफिसर शादी हुई, फिर आपने स्कूल्स में आ गए, फिर आपने एडिटिंग भी करी है, आपने नाटक भी लिखे हैं, नुक्कड़ नाटक भी लिखते हैं, नज्म भी लिखती है, गीत भी लिखती हो, कविताएं भी लिखती हो, आपका फेसबुक का जो ग्रुप है आप उसको भी चलाती हो, यूट्यूब पे भी डालती हो, बच्चों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करती हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि मीन्स एक इंसान जो कि कुछ ना कर रहा हो उसको चलो फिर भी ठीक है, बट एक सैन्य पत्नी जो है, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो एयरफोर्स की हो, चाहे वो नेवी की हो, मुझे पता है और आपको पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारे जॉब
या हमारी खुद की क्रिएशंस तक नहीं होती, जो हमारे मेन फोक है, मीन्स जो जवान्स हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, राइट, वहां तक बिल्कुल, जाती हैं। हमको बिल्कुल, उनका वेलफेयर देखना है, और उनको बहुत सारी चीजें, बिकॉज बहुत ये लोग गांव से आती है, कई तो शादियों के पहली बार आ रही होती है। माने बिल्कुल, छोटी चीज जो कि एक शहर में रहने वाला बोलेगा, अरे तुम्हें बैग नहीं आता जाना, नहीं आता उसको, उसको नहीं पता है, उसको बैंक करना भी नहीं आता है, उसको कुछ भी नहीं आता बेचारी को, उसको हर चीज सिखाना, गाइड करना। हस्बैंड जब फ्लाइट पे जाते हैं या बाहर जाते हैं, या फिर जब हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जब हमारे नेबर्स के साथ, और हमारी जब फ्लाइट्स जाते हैं, जब जैसे चाइना के साथ होता है, तो बिल्कुल, बिल्कुल, आर्मी भी मूव होती है, एयरफोर्स भी मूव होती है, उस टाइम पे जो मानसिकता, जो इतनी तनाव के साथ है, वो सब भी हमें हैंडल करनी है। कई बार तो हमको अपने बच्चे, अपने हस्बैंड छोड़ के उनकी फैमिलीज उनको को देखना मैनेज पड़ता करना है। पड़ता है। बिल्कुल, सो बिल्कुल, वो कैसे करते हो? मैंने ये सब, स्कूल, प्रोफेशन, आपकी क्रिएटिविटी, प्लस जो जिम्मेदारी, हमारी ट्रूप्स की जिम्मेदारी, जो एक मैंने कहा ना कि चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, सब तीनों फोर्सेस जो है, आर्म फोर्सेस है, इन सब की जो वाइफ्स है, मैं इनको साइलेंट रैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि हमारे शोल्डर पे कोई रैंक नहीं लगता है, कोई सितारा नहीं चपकता है, ना हमें पे मिलती है, पर जो हमारा काम है ना, वो सबको संभाल के रखना है, चाहे वो हमारी जवान्स की फैमिलीज हो, चाहे वो बिल्कुल, अपना होम फ्रंट हो, सो दैट हमारा हस्बैंड आगे अच्छा कर सके, बजाय ये सोचे कि पीछे क्या हो। कई बार तो गाड़ी की सर्विसिंग भी हमें ही करानी पड़ती है। ठीक बिल्कुल। है, ऐसी छोटी छोटी चीजें, बच्चों के स्कूल से लेके गाड़ी की सर्विसिंग तक, और आगे अपने ट्रूप्स की फैमिली, तो ये कैसे कर लेते हो सारा? मुझे लगता है ये हो जाता है क्योंकि जैसे एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं ना कि सास-ससुर भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और सबको लुक आफ्टर आप करते हैं ना अच्छे से। हर किसी की ज़िम्मेदारी का आपको पता होता है किसको क्या देना है, क्या खाना है, कब चाहिए। तो मुझे लगता है जो वो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो भी ऐसे ही धीरे-धीरे बढ़ती हैं और पता भी नहीं चलता। हमारे यहाँ जो अफ़वाह मीट्स होती हैं, वहाँ पर जाना मैं अपना सबसे बड़ा दायित्व समझती हूँ। एक बार को मैं लेडीज़ क्लब में ना जाऊँ, चल जाता है मैं मुझे, लेकिन अफ़वाह के लिए मैं कभी ना नहीं करती। क्योंकि वहाँ उनसे जो मिलके अच्छा लगता है कि एक लगता है कि हम कितनी बड़ी फ़ैमिली है, परिवार है। अभी होली हुई थी तो हम पहले उन्हीं के यहाँ गए, होली खेली उनके साथ, सभी अपनी साथी महिलाओं के साथ। बड़ा मज़ा आया और इतने अच्छे-अच्छे पकवान खाने को मिले। तो वो फिर लगता है कि नहीं, हमारा ये पूरा परिवार है, ये सभी हमारे परिवार का हिस्सा है। तो पहले हम वहीं गए होली खेलने, उसके बाद फिर हम मेस में होली खेलने गए थे। तो मुझे लगता है वहाँ जाके जो कितना जैसे एक आत्म संतुष्टि मिलती है उनसे मिलके, वो इतना प्रेम देती हैं ना हमें कि वो हो जाता है मुझे लगता है, वो हो जाता है। वो बहुत प्यार और सम्मान देती हैं सभी हमारी संगिनियाँ, संगिनी बोलते हैं हम एक-दूसरे को। तो वो जुड़ाव हो जाता है उनके साथ खेलना, उनके साथ सब करना और मुझे लगता है कि बड़े आराम से सब कुछ हो जाए, आप अप्रोचेबल होने चाहिए। तो वो हो जाता है, जब आपके चेहरे पे मुस्कान होगी ना, तो वो अपनी परेशानियाँ भी आपको बताएँगे, अपनी खुशियाँ भी आपको बताएँगे। तो मुझे लगता है कि एक मुस्कान सारी समस्याओं को हल कर सकती है। बहुत बड़ी बात है, एंड आई होप हमारे दर्शक भी ये बात जान ले, बिकॉज कई बार लोगों को लगता है अरे ये तो आर्म फोर्सेस में है, इनके तो लाइफ पार्टी है और कुछ नहीं। उनको एक बड़ा गलत वो रहता है कि आर्मी ऑफिसर की वाइफ हो, बिल्कुल, चाहे एयरफोर्स की, चाहे नेवी की, ठीक है, उनको लगता है कि तीनों में से किसी फोर्सेस में है तो इनकी लाइफ तो सॉर्टेड है भाई, इनको कुछ नहीं करना, पार्टी करो ऐश करो, पार्टी करो ऐश करो। एक बड़ी गलत धारणा सामने गई हुई है, बिल्कुल। इसीलिए मैंने आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे, नहीं, बिकॉज मुझे पता है, मैं आर्मी ऑफिसर की वाइफ रह चुकी हूँ, मुझे पता है मैं कितना करती थी, और मुझे पता है आप लोग कितना करते हो, एक नेवल की वाइफ भी उतना ही करेगी। तो बट लोगों को नहीं पता है, इसलिए ये मैसेज मैं चाहती थी आपके जरिए वहां तक जाए कि बिल्कुल। वी हैव अ वो वेरी अपना बिग। परिवार है, बिल्कुल, अपना परिवार अगर आप समझेंगे सबको, तो देखिए बहुत काम कर सकते हो आप। और एक वो एक जिसे कहते हैं ना सपोर्ट परिवार का, आपको जब सहारा मिलता है, तो हम उनको सहारा देते हैं, वो हमें सहारा देते हैं। जब हमें किसी भी टास्क को, काम को पूरा करने की आवश्यकता होती है, तो वो इतना बढ़-चढ़ के हमारी मदद करती हैं हर काम में, कि काम तुरंत हो जाते हैं सभी। तो मुझे लगता है तो ये तो एक परिवार की तरह है जो कभी हम उनकी सुने, कभी वो हमारी सुने।
तो ऐसे तो आगे कई बढ़ते बार हैं। हमको अपना परिवार छोड़ के जाना पड़ता है उनके लिए, बिल्कुल, बिकॉज़ क्योंकि वो कई बार ऐसा हो जाता है। लाइक हो जाता मैं है। चामजोड़िया सेक्टर में हम लोग पोस्टेड थे, एंड उस टाइम पे वो जो गुजरात का बड़ा अर्थक्वेक आया था, ये जो बड़े अर्थक्वेक कहते हैं, एंड मैं मेरे घर में सत्यनारायण की कथा थी, मैं अपने नए घर में घुस रही थी, तो उससे पहले सत्यनारायण की कथा रखी थी और मैं यूनिट में थी, मैं यूनिट से आ रही थी, उसी के बीच में ये अर्थक्वेक आया। एंड मैंने अपनी बेटी को बोला ऐसा कर ऋषिका, तुम और मेरा बेटा ऋषभ, मैंने कहा तुम दोनों पूजा में बैठ जाओ, बिकॉज हस्बैंड तो आगे गए हुए थे, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के मैं चली गई क्वार्टर्स की तरफ, बिकॉज जो हमारी 177 मीडियम रेजिमेंट थी, फील्ड रेजिमेंट उस टाइम पे, ये सारी की सारी प्योर तंबी यूनिट है, हुँ, साउथ की, ठीक है ना, प्योर तंबी यूनिट है। तो यहाँ पे सारे चारों बैटरीज हमारी बेसिकली साउथ से है। उन्होंने कभी अर्थक्वेक देखा ही नहीं है इतना, उनको बिल्कुल। पता ही नहीं, एंड 4 फ्लोर के घर है, कोई बेचारे हुँ, गिरता पड़ता नीचे आ रहा है, तो मैं अपना घर छोड़ के, एंड मेरे घर में आप मानेंगे नहीं, नया घर, पूरे ग्राउंड से ऐसी तड़ेड़ आई थी, पूरा ऐसे हाँ, फटती उस भी गई समय थी और तो जमीन भी फट गई थी। और मेरे को एक जब वापस आई तब मैंने देखा कि मेरे इतना बड़ा क्रैक, और पूरी दीवार फट के जो फर्श है ना, फर्श भी फट चुका था, मुझे हुँ, ये लग रहा था मेरा घर तो नहीं ढह जाएगा। और वो शाम तक मैं वहीं पड़ी रही, पूजा भी होगी, मेरे बच्चों ने करा ली, मैं भी नहीं, मेरा हस्बैंड भी नहीं, पर हमारा फोकस ये था कि हमारे ट्रूथ, बिकॉज उनको तो पता ही नहीं है उनको अर्थक्वेक क्या पता होता नहीं। है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। अच्छा, दूसरा हिंदी नहीं आती वो बोलनी, बिल्कुल। तो मैं, हम लोग जो ऑफिसर्स वाइज थे, हम लोग एक सूत्रधार, भाई इधर का उधर पहुंचा, उधर का इधर, फिर नीचे शामियाना लगाया, वो तो ऊपर ही नहीं गई, हमने नीचे शामियाना लगाया, नीचे ही खाना करवाया, घर में खाना नहीं पका, लंगर से बनवाया। तो जी, ये सारी बहुत सारी चीजें होती है एज अ ऑफिसर्स वाइफ, जो बिल्कुल। आपको, मुझे स्पेशली ड्यूरिंग प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम, अनटोवर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें करनी पड़ती है। सो कविता जी, ये सब तो हो गया आपकी हमारी चलिए ऑफिशियल लाइफ के बारे में, मेरी रिटायर्ड आपके ऑफिशियल। सो बट जैसे कहते हैं ना, समय हो चला है, मैंने आपकी मोस्ट ऑफ द अचीवमेंट्स, आपका हिंदी के बारे में भी बात की है, एंड एक और मैं चीज लोगों के साथ, उसके बाद मैं आपसे एक कविता की गुजारिश रखती हूँ, बिकॉज आप कवित्री हैं, एंड बिना, कहते हैं ना, खाना खा लिया तो बाद में पकवान खाना तो बहुत जरूरी है ना, स्वीट डिश इज वेरी नेसेसरी मुंह का जायका बनाए रखने के लिए। तो बिल्कुल, जाने से पहले आप कविता सुना के जाएंगी, उससे पहले मैं मीटिंग ही नहीं बंद करने वाली। बट बिल्कुल। मेरे को मैं फिर से एक बार आपको थैंक यू बोलूंगी यहाँ आने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग इन RSVK ए अवॉर्डी। RSVK इज फॉर अदर आरएन टॉक स्वामी विवेकानंद करमवीर अवार्ड 2023। बट इसके अलावा भी आपको हिंदी को आगे ले जाने के लिए अवार्ड्स मिले हैं। जी। एक लाइन में मुझे बता दीजिए वो कौन से अवार्ड्स हैं, एंड देन हम कविता की तरफ चलते हैं। जी हाँ, कोयम्बटूर में मैंने पढ़ाया था, हिंदी पढ़ाई थी, तो मुझे वहाँ पर जो जिसे कहते हैं कि अ, उसके लिए मुझे एक पुरस्कार मिला, हिंदी भाषा के लिए, हिंदी पढ़ाने के लिए, हिंदी अध्यापिका होने के लिए मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था। और अभी 2022 में साहित्य श्री सम्मान मुझे कोटा, भारतेंदु कोटा समिति बहुत बड़ी समिति है, उन्होंने मुझे हिंदी भाषा में योगदान के लिए साहित्य श्री पुरस्कार से नवाजा है। और अब आपने मुझे कर्मवीर दिया है, तो जो भी कर रही हूँ, चाहे मैं वो कविता प्रभा मंच पर कर रही हूँ, चाहे मैं किताबों का संपादन कर रही हूँ या लिख रही हूँ या बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सब कुछ हिंदी है। तो आप कह सकते हैं कि आपने भी मुझे मेरी हिंदी के लिए ही दिया है। हिंदी के लिए ही लेकर आई हूँ, बिकॉज जब सबसे पहले आपने बायो भेजा था, आप इंग्लिश में भेज सकते थे, पर आपने पूरा हिंदी में भेजा। जी। मेरा पहला रिएक्शन था, ओ इतनी इतनी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। फिर नहीं, मैंने नहीं। पढ़ा धीरे धीरे, मैंने उसके एक बाद बार ये ये गलती जानने कर के लिए चुकी कि हूँ। मैंने ठीक पढ़ा, मैंने उठा के बहुत पूरा अच्छा। गूगल ट्रांसलेट पे डाला, बस हुँ, गूगल, क्योंकि गूगल है, उसने शी का ही कर दिया था, हाँ, माने क्योंकि वहाँ बट पर हाँ, अदरवाइज, जेंडर का हो जाएगा। हाँ, तो जहां मेरे को लगा ओके कुछ ऊपर से जाती हुई लगी मुझे,
वैसे तो सरल है, पर मैंने कहा ना इतना पढ़ना नहीं होता, तो हाँ, इसलिए बस मेरा वही पहला बात, रिएक्शन था वही बात। उत्तरी। एंड हम जैसे राजस्थान में थे, एंड यूपी में भी है। सो राजस्थान, यूपी, हर चीज हिंदी में ही होती है सरकारी। और जैसे ही वो बोलते हैं जी हिंदी में लिखो, मेरे को लगता है, भाई तू लिख दे, मुझे बख्श दे, तू लिख दे। मेरी तो मेरी एक तो मेरी राइटिंग गंदी आएगी, दूसरी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी होंगी क्योंकि मैं ना तो रेगुलर पढ़ती हूँ हिंदी, ना तो रेगुलर लिखती हूँ। तो तुम ना इसको एडिट ही करते रह जाओगे, इससे अच्छा मैं बोलती हूँ तुम लिखो, तो गलती नहीं होगी। तो कई बार तो मैं हाँ, अपने हस्बैंड से लिखाती हूँ कि भाई प्लीज नहीं, मैं मेरे बच्चों लिए को ये लिखो। बोलती हूँ, जिसको भी हिंदी थोड़ी भी कठिन लगती है, कृपया मुझसे 2 बार मिल लें। बस 2 बार 2 क्लास ले लें, उसके बाद आप हिंदी को नहीं कहेंगे कठिन है। और ये भगवान की कृपा है, अभी जो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उसमें से एक बच्चे ने 9th में पूरे अपने 5-6 सेक्शंस में टॉप किया, जो जबकि वो इसलिए आया था कि उसे हिंदी कठिन लग रही है। तो ये सिर्फ मैं नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मैं माँ शारदे को नमन करते हुए कहती हूँ, बस ये कैसे हुआ उसी की मेहनत है बच्चे की, मैं तो कहती हूँ। लेकिन अगर मैं कर पाई उसमें 5%, जिसे कहते हैं ना 5% भी अगर मैंने उसको कुछ दिया, तो मैं गर्व कर सकती हूँ अपने ऊपर। वेरी ट्रू। चलिए फिर अब आपके एक हिंदी की कविता सुनते हैं और जी फिर हम बिल्कुल। अलविदा लेंगे सबसे। हाँ जी। तो मैंने यही लिखा था, क्योंकि उससे पहले मैं 2 बातें कहना चाहूंगी कि अक्सर मैंने पीटीएम में ये नोटिस किया, ये ध्यान दिया कि जो पेरेंट्स हैं वो विज्ञान की अध्यापिका के पास जाएंगे, गणित की अध्यापिका के पास तो बहुत लंबी लाइन होती है, वो बेचारी थक जाती हैं। तो और सबके पास जाएंगे, लेकिन हिंदी अध्यापिका के पास बहुत ही कम माता पिता आते हैं, क्योंकि वो समझते हैं उनको बच्चों को हिंदी आती है और हिंदी में कोई परेशानी नहीं है। तो मैं कहती हूँ, भले ही आपका बच्चा हिंदी में बहुत अच्छा कर रहा है, हिंदी आपकी मातृभाषा है और आपको लगता है कि विज्ञान और गणित को ज्यादा महत्व देना चाहिए, लेकिन आप अध्यापिका से तो मिल तो आइए। उसको भी तो कोई जिसे कहते हैं ना, उसको उसका मनोबल भी तो बढ़ना चाहिए, और उन्हें भी तो लगना चाहिए कि वो महत्वपूर्ण है। कुछ आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो जरूर उनको धन्यवाद देकर आइए कि वो आपका बच्चा हिंदी में अच्छा कर रहा है। तो यही सोच के मैंने ये लिखी थी कविता। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, यह बात बड़े गर्व के साथ कहती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। मेरा नाम समाचार पत्रों की सुर्खियों में नहीं आता, भले ही मेरे विषय को महत्व नहीं दिया जाता, फिर भी मैं हर जीवन का हिस्सा बनकर रहती हूँ। मैं भाषा की अभिव्यक्ति को सशक्त करती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, यह बात मैं बड़े गर्व से कहती हूँ। चाहे नहीं सिखाए मैं हो मैंने, चाहे नहीं सिखाए हो मैंने विज्ञान के बड़े बड़े फॉर्मूले, राजनीतिक शास्त्र के दिलचस्प मामले, गणित की गणनाएं, जीव विज्ञान की संरचनाएं, सामाजिक विज्ञान की जटिल समस्याएं, इतिहास की ऐतिहासिक कथाएं। मैं कहानी कविता से नैतिक मूल्यों को प्रबल करती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, यह बात मैं बड़े गर्व से कहती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। मैंने भी उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाया है। वर्णमाला से, यानी क ख ग, वर्णमाला से मीठी कहानी लिखना पढ़ना सिखाया है। मीठी तोतली बोली में कविता गुनगुनाना सिखाया है। मैंने उनके बचपन को सुरीला बनाया है। मैं उनके जीवन में गीत संगीत भरती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, यह बात मैं बड़े गर्व से कहती हूँ। वही तोतली बोली, वही तोतली बोली आज दुनिया को उन्नति का संदेश सुनाती है। किसी न किसी मंच पर उपस्थित मेरा ही विद्यार्थी है, किसी न किसी मंच पर उपस्थित मेरा ही विद्यार्थी है। दृढ़ आवाज में, दृढ़ आवाज में अपने स्वप्न को लक्ष्य बना रहा है। मुझे उसमें अपना गंभीर लहजा नजर आ रहा है, मुझे उसमें अपना गंभीर लहजा नजर आ रहा है। मैं उसकी सफलता की कामना करती हूँ, मैं उसकी सफलता की कामना करती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ और यह बात मैं बड़े गर्व से कहती हूँ। मेरा विद्यार्थी मुझे स्वयं पर गर्व करना सिखा रहा है, उसी वर्णमाला से भारत का भविष्य बना रहा है। मुझे सिर्फ हिंदी की कहानी कविता पढ़ाना आता है,
मुझे नन्हे बच्चों से बतियाने में बहुत संतोष आता है। मैं उनमें साहित्य सृजन की चेतना भरती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, यह बात मैं बड़े गर्व से कहती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, यह बात मैं बड़े गर्व से कहती हूँ। निशब्द, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। बहुत बहुत ही प्यारी पोएम है। एंड आई थिंक एक टीचर हो के मैं समझ सकती हूँ, लाइक इतने अच्छे से आपने बताया। मीन्स हिंदी की टीचर है, संस्कृत की टीचर है, छोड़ना, पर वो जो छोड़ना है ना, वो क्या पकड़ के बैठी है ना, वो तुम्हें नहीं पता। जो रूट्स है ना हमारी, उसको आप लोग कसते हो, पानी डालते हो, और उस रूट्स में से जो पौधा निकलते हैं ना, फिर आप लोग उसको बुलंद करते हो। वो जब पौधा पेड़ बनता है ना, वो फिर हमारे समाज में फल देता है, पॉजिटिव। सो एक बात यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगी कि मैं हिंदी नहीं, मैं संस्कृत के लिए भी बात करती हूँ। पहले जमाने में आप याद करें, संस्कृत सब बच्चे पढ़ते थे। वो जो श्लोक है ना, वो श्लोक जो उच्चारण होते हैं, उसका जो अर्थ समझाती है ना अध्यापिका, वो जो आज हम जाते हैं ना, जैसे आध्यात्म की तरफ जाते हैं, हम योगा गुरु ढूंढते हैं, एक मेंटर ढूंढते हैं, गुरु मेंटर जो होते हैं, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी पहले, क्योंकि वो जो श्लोक समझाती थी हमारी अध्यापिकाएं, नैतिक कक्षा वही होती थी। एक भी श्लोक ऐसा नहीं है संस्कृत का जो आपको कोई संदेश ना देता। और वेरी वो ट्रू। हमने छोड़ दिया, वो छोड़ दिया है हमने, वो उसको छोड़ पढ़ना दिया, छोड़ और दिया। लिटरली जब 8th या 9th में संस्कृत छूटती है ना, तो हम कहते हैं पीछा छूटा। हाँ बिल्कुल। नहीं पढ़ते हम लोग, ध्यान से नहीं पढ़ते। और कुछ पेरेंट्स भी हैं जो नहीं जानते, तो वो नहीं जानते। ट्यूटर्स पे छोड़ देते हैं। आई डोंट ब्लेम देम। नहीं लाइफ आजकल इतनी फास्ट हो गई है कि कोई कुछ जितना आसान कर सके वो करने की कोशिश करने की करते हैं, कोशिश करती है, और बिल्कुल। इसी चक्कर में कई चीजें छूट जाती हैं। एंड वेरी राइटली सेड, संस्कृत के अगर हम जो श्लोक और वो सब पढ़ लें, तो शायद हमारे को सभी कुछ वही मिल जाएगा। तभी तो पूरा वेस्ट, मैं ये कहती हूँ, पूरा पाश्चात्य जो है, पूरा वेस्ट इंडिया की तरफ क्यों आ रहा है? बिकॉज ऐसा कुछ तो है हमारे पास जो बिल्कुल उनके टेक्नोलॉजी। पास इतना एडवांस हो के हमसे इतने आगे थे वो हर चीज में, फिर भी उनके पास नहीं है। तभी तो वो सब इंडिया के तरफ आए, चाहे वो दवाइयां हैं, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो संस्कृत है, चाहे वो श्लोक है, चाहे वो स्ट्रेस फ्री है। अगर आप एस्कॉन में जाके देखते हो तो आपको सारे सब कुछ वही कृष्णा की मिलेगा, तरफ ही जाते आयुर्वेद, दिखते हैं। आयुर्वेद मिलेगा। आयुर्वेद है, तो वेदों से, दुनिया, वेदों से। हम्म। योगा है, कुछ भी है, कुछ भी है। और हमारी हेल्दी चीजों है। को, जो हमारी संस्कृति की चीज थी, जो तत्व थे, उनको वो पेटेंट करा रहे हैं मैम। वो पेटेंट हाँ, करा रहे और हैं। हम हम अभी क्यों, तक देखते ही रह गए। हमने उन्हें जैसे कहते हैं त्याग दिया, और वो जल्दी जल्दी हमारी चीजों को पेटेंट कराते जा रहे हैं। एक दिन हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी उन अपनी चीज उन को हाँ, इस्तेमाल करने के लिए। ये तो आप मानिए कि योग जो है हमने शुरू कर दिया, योग डे। नहीं तो और योगा पर पेटेंट भी करा पेटेंट लिया करा रहे हमारे थे वो। पीएम ने, नहीं पेटेंट तो करा शायद रहे योगा थे भी वो योगा। लोग पेटेंट करा लेते। बिल्कुल। वेरी ट्रू। चलिए, इसके ऊपर चलिए। हम बाद में कभी बात जी। करेंगे, बट फॉर टुडे थैंक यू सो मच कविता जी। बहुत 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 अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, आपकी कविता सुन के, और इतना सब कुछ जानकर। सो आई एम श्योर जो जुड़े हैं और जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, उनको अब पता है कि उनको कहाँ जाना है। बस सो मेरे रास्ता मैंने मुझसे दिखा दिया मिले, है, बिल्कुल अपने मिले। आप हाँ। पहुंच जाइएगा सब लोग। मुझे बहुत अच्छा चलिए, लगेगा उनको। हाँ। thank you so much, thank you so much for थैंक joining, यू and रंजिता जी, थैंक यू आर्यन टॉक्स। congratulations बहुत again for धन्यवाद, your बहुत award. बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज हमारी कविता जी। और आपको पता है, अब अगर आपको हिंदी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है या नहीं समझ में आता, आप जाइए इनके यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, सभी कुछ डिस्कस किया है हमने। तो कहाँ कहाँ मिलेंगी आपको सब पता है, बस आप टाइप करिए गूगल आंटी जिंदाबाद। जैसे ही आप टाइप करेंगे सब कुछ आ जाएगा। और कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ इनका नाम गूगल पे टाइप कर दीजिए, इनसे जुड़ी हुई हर चीज आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक चैनल, इनकी किताब, जो भी है सब कुछ मिल जाएगी। तो गूगल आंटी की जय, और पहुंच जाइए वहां पे टाइप करिए कविता सिंह प्रभा, एंड आपको सारी हिंदी की हेल्प मिल जाएगी। सो विद दिस, अब मैं भी आप लोगों से थोड़ी इजाजत लूंगी।
एंड थैंक यू वेरी मच द ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस. कल मिलते हैं हम यहीं पे एक और टीचर के साथ, मेंटर के साथ. मंजुलता है उनका नाम, वो हमारे साथ अरुणाचल से जुड़ेंगी, तो कल हम उनका स्वागत करेंगे. तो आज के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया हमारे मंच पे आने का. आज मैं सब ट्राई कर रही हूँ कि हिंदी में ही बोलूं. सो थैंक यू, हमारे सॉरी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का. एंड कल भी आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे. थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा.